हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आते हुए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज क्लास को आप लास्ट तक वॉच करें। बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और ये जो एक्सप्रेस की क्लास है ये आपके लिए बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे 100% आपकी परीक्षा पास होगी। क्लास को लास्ट तक ज्वाइन करें। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 1, नमी को किससे मापा जाता है? कितना एक आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। नमी को मापा जाता है, क्वेश्चन है आपके सामने, नमी को मापा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? जो वायुमंडलीय जो नमी होती है उसे कौन से यंत्र या कौन से उपकरण से मापा जाता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा डिक्टो क्वेश्चन है आपके सामने। नमी को किससे मापा जाता है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। लगाइए, नमी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से नमी को, वायुमंडलीय नमी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन। वायुमंडलीय जो नमी है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय प्रेशर किससे मापा जाता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोमीटर, सॉरी मेरे प्यारे बच्चे लिखिए, बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। आप लिखिए, दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कितनी बार आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको चलना है। आगे का क्वेश्चन आपके लिए, दूध मथने से क्रीम अलग निकलती है। दूध मथने में क्रीम अलग हो जाती है, कौन सा बल लगता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। दूध मथने से क्रीम का अलग होना कौन से बल पर डिपेंड करता है? कौन से बल पर, कौन सा बल इसमें कार्य करता है? दूध मथने से क्रीम अलग हो रही है, कौन से फोर्स के कारण अलग हो रही है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बल बताना है, कौन सा वो फोर्स लगता है। कितना कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से आपको फोर्स और बल बताना है, कौन सा बल लगेगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लगा रहे हैं अपकेंद्र बल। कौन सा बल मेरे प्यारे बच्चों? अपकेंद्र बल इसमें लगता है। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक और क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी अभी मैंने आपको जल्दी में कई बार एक क्वेश्चन लिखा है। ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है? ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत किसको फॉलो करता है या कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और एसएससी आगे भी ऐसे क्वेश्चन को पूछती रहेगी, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। ऑप्टिकल फाइबर जो फॉलो करता है, कौन से सिद्धांत को करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए आप। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, कई बार आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आ गया है, बोर्ड पर भी, एक्सप्रेस की क्लास में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे पढ़ोगे आप, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तब मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा वृत्त रेखा या सबसे बड़ी वृत्त रेखा कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? तो ऐसे जब ये क्वेश्चन आएंगे तो 4 ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त रेखा। तब मेरे प्यारे 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक हिंट दिया है 4 ऑप्शन का। तो यहाँ पर आप बताइए सबसे बड़ी वृत्त रेखा कौन सी है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे कौन सी रेखा है? विषुवत वृत्त रेखा सबसे बड़ी रेखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। जैसे आप यहाँ पर देखिए आप, तो मेरे प्यारे जैसे आपने ये कौन सी लाइन है? विषुवत रेखा है। तो ये विषुवत रेखा क्या मेरे प्यारे ऐसे नहीं है, ये ऐसे सर्किल में है, चारों तरफ ऐसे घूम रही है। जैसे आप किसी बॉल को लोगे तो उस बॉल के चारों तरफ ऐसे एक लाइन को इस तरह से खींचोगे आप, जैसे ये इस तरह से आप ऐसे राउंड फिगर में ऐसे आती है, ऐसे
तो पूरा एक वृत्त बन के आता है, तो इसे वृत्त रेखा कहते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? क्रूगर या क्रूजर भी इसे बोल देते हैं, क्रूगर नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर स्थित है? इसकी पोजीशन सिर्फ आपको इसकी पोजीशन बताना है अपने कमेंट बॉक्स में। ये क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस पर इसका आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही स्पीड के साथ, बड़े कंटेंट के साथ आंसर लगा रहे हैं और बहुत बढ़िया अच्छा मुझे लग रहा है। तो बहुत मेरे क्वेश्चन लगा दिया है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है। विशु का अर्थ क्या होता है? एक क्वेश्चन देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, विशु का अर्थ क्या होता है? क्या होता है विशु? विशु का अर्थ क्या आएगा? विशु का अर्थ क्या है मेरे बच्चों? दिन व रात की अवधि जो बराबर होती है उसी को क्या बोलते हैं? विशु बोलते हैं। तो लिखिए अब दिन व रात की अवधि बराबर, दिन व रात की अवधि, दिन व रात की अवधि, दिन व रात की अवधि बराबर को क्या बोलते हैं? यानी कि उनका समय बराबर जो हो जाता है, दिन व रात बराबर हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विशु बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों शरद विशु और बसंत विशु, शरद विशु और बसंत विशु आपने पढ़े होंगे। अभी देखना आप मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास की है उन बच्चों का ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए आप, मैंने यहाँ लिख दिया शरद विशु, शरद विशु। कल भी मैंने आपको ऐसा पॉइंट पढ़ाया है, शरद विशु एक आपका बसंत विशु, बसंत विशु। अब दोनों की डेट कौन कौन सी है अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों आप लिख सकते हैं। अब शरद विशु की डेट कौन सी है? 23 सितंबर और इसकी 21 मार्च। 21 मार्च को 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ जाती हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो दिन व रात बराबर हो जाते हैं, दिन व रात बराबर हो जाते हैं, इसलिए इसको शरद विशु और बसंत विशु कहते हैं मेरे बच्चों। विशु से मतलब क्या होता है? दिन व रात की अवधि बराबर, दिन व रात की अवधि बराबर। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, बढ़िया कंटेंट के साथ चले मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप नेक्स्ट कंटेंट, बढ़िया कंटेंट था आपके लिए ये भी। और नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप लिखिए ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक, मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट की पोजीशन कहाँ पर है? फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट स्थित कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट, एक एक क्वेश्चन आपको बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बड़ी क्वालिटी के साथ क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आलतू फालतू बेकार की बातें बिल्कुल नहीं होंगी और ना ही बेकार क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट की जो पोजिशन है मेरे प्यारे बच्चे जर्मनी में है, जर्मनी में है। यानी कि इसको ब्लैक वन भी, ब्लैक वन भी यहाँ पर ये होते हैं। ब्लैक वन कह के आपसे पूछ रहे तब भी आप ये बताते ब्लैक वन कहाँ पर है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट अपने आप में क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। ब्लैक फॉरेस्ट अपने आप में क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? इस पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी बाहर आती है? डैन्यूब नदी आती है, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी निकलती है। और ये यूरोप के 4 देशों की राजधानी से होकर काला सागर में गिरती है। ये जो डैन्यूब नदी है ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और डैन्यूब नदी यूरोप के 4 देशों की 4 राजधानी, यूरोप के 4 देशों की 4 राजधानी से होकर, 4 देशों की 4 राजधानियों से होकर तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ जाकर गिर जाती है? ये नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? काला सागर में जाकर गिर जाती है, काला सागर में जाकर गिर जाती है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार पूछता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत बहुत बच्चों का हुआ भी है। क्लियर? किसी मेरे प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, बहुत बढ़िया आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए लिखिए आप राष्ट्रीय वन शोध संस्थान, राष्ट्रीय वन शोध संस्थान भारत में कहाँ पर है?
कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किसी मेरे प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय वन शोध संस्थान भारत में कहाँ पर है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बिल्कुल लगाइए आप। राष्ट्रीय वन शोध संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? देहरादून में है। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विधान परिषद। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप कितनी स्पीड के साथ इसका आंसर लगाओगे। देखिए आप, विधान परिषद सदस्य अवधि मैंने आपसे पूछी है, सदस्य अवधि मैंने आपसे पूछी है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है। विधान परिषद सदस्य अवधि से मतलब है विधान परिषद का जो सदस्य बनता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? 6 वर्ष, बिल्कुल सही, 6 वर्ष आएगा। विधान परिषद का यहाँ पर 2 क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, देखना मेरे प्यारे बच्चे आप। विधान परिषद का सृजन, देखो मैंने इसको कोई बात, विधान परिषद ये आपने लिखा और यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं। एक मैंने आपको आर्टिकल 169 का दिया है, एक आर्टिकल नंबर 171 का दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों आर्टिकल को आप यहीं डिफाइन करोगे। 169 में क्या लिखा हुआ है, 171 में क्या लिखा हुआ है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। विविध एक्सप्रेस की क्लास एक प्रैक्टिस क्लास होती है, एक एक पॉइंट को कई बार यहाँ पर सामने लाया जाता है कि क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके मोरल को हाई करने के लिए, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आपका हौसला हमेशा बना रहे। तो 169 में क्या लिखा हुआ है? नए विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद का इसमें क्या है मेरे प्यारे, क्या सृजन है? किसी नए राज्य में विधान परिषद को लागू करने की बात है तो कौन से आर्टिकल के प्रावधान? 169। और इसमें विधान परिषद की क्या है? संरचना या इसका गठन है। संरचना है या बोल दो मेरे प्यारे क्या है? गठन है। आप इसमें विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए हमारे पास उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद में एक क्वेश्चन और देखिए आप, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने मेंबर मनोनीत होते हैं? राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत। राज्यपाल विधान परिषद में कितने मेंबर मनोनीत करता है? 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। मेरे प्यारे जो अब इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, ये नहीं कि क्लास आपने 10-20 मिनट क्लास की और उसके बाद आप चल दिए। मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे बहुत कुछ आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक एक कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने विद एक्सप्रेस क्लास को शुरू से ही वॉच किया है, 60-65 वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कर लिया है, उस मेरे प्यारे बच्चे का किसी भी एग्जाम में वो बैठेगा उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा उससे वादा है। क्लियर? देखिए आप आने दो आप एग्जाम को, जब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सही होते हैं। क्लियर? देखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ एक पॉइंट लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मैंने आपसे पूछ ली है। तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में आप क्या लगाओगे? इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी स्पीड के साथ लगाएं। हाई कोर्ट की पहली महिला, एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मेरे प्यारे बच्चों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, दोनों के आंसर आप स्पीड के साथ लगाएं। एक बहुत प्रॉपर जनरली क्वेश्चन है, बेसिकल क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके सामने टपक सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। क्लियर? लिखिए आप, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आप इसको में लगाओगे फातिमा बीबी, फातिमा बीबी आप लगाओगे फातिमा बीबी, और इसमें लगाओगे लीला सेठ। कौन से हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही? हिमाचल प्रदेश। लीला सेठ कौन से राज्य की? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही है। और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी आज तक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, पहली न्यायाधीश कह के पूछ रहे तो फातिमा बीबी, और सुप्रीम हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कह के पूछ रहे तो लीला सेठ। मेरे प्यारे बच्चों बताना है लीला सेठ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बड़े अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे, देखना आप। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्लियर?
चलिए लिखिए आप, यानी कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों, अब भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में समाहित होती हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किस में होती हैं? किसके अंदर समाहित होती हैं, निहित होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंदर निहित होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर सोच विचार कर रहे हैं और कुछ बहुत स्पीड के साथ लगा भी रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, केंद्र सरकार के हाथों में होती है केंद्र सरकार। एक तो जो आपका राज्य सूची अपने विषयों पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची अपने विषयों पर कानून बनाती है, और जो कुछ अदर विषय बच जाते हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। और ये पावर केंद्र सरकार को कौन से आर्टिकल दे रखी है? 248 आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद 248 में ये पावर केंद्र सरकार को मिली है। अनुच्छेद 248 मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलना है आपको, बढ़िया कंटेंट के साथ। लिखिए आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उसका मतलब क्या होता है? लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है, रिट का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है इसका? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मायना क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? लगाइए, सशरीर प्रस्तुत करना होता है उस व्यक्ति को, सशरीर प्रस्तुत करना होता है, सशरीर प्रस्तुत करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये होता है। और सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की रिट दायर होती हैं? 5 प्रकार की रिट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट दायर होती हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी एक रिट है। तो 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है, 5 प्रकार की याचिका रिट दायर की जा सकती हैं। तब मेरे प्यारे बच्चे आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 के लिए बोला है, आर्टिकल नंबर 32 के लिए बोला है। मेरे प्यारे बच्चों आगे एक पॉइंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने आएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे बहुत खुशी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पीड के साथ उसका आंसर लगा सकते हैं। आप इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए आप, हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में मेरे बच्चों बताइए आप कितनी कुल अनुसूची कितनी है? कुल अनुच्छेद बता दीजिए कितने अनुच्छेद हैं, कुल आर्टिकल कितने हैं? एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। कुल भाग कितने हैं? कुल अनुसूची कितनी है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योंकि इस तो आपके सबके याद है, बिल्कुल आपको हंसी आ रही है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये सब आपके याद है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए आंसर इनका स्पीड के साथ। लगाइए, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही लगा दिया। आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल हैं, बिल्कुल सही। भाग कितने हैं? 22 हैं। और यहाँ अनुसूची कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 12 हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बढ़िया कंटेंट के साथ। कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी, सेकेंड वर्ल्ड वार, लिखिए आप द्वितीय विश्व युद्ध कौन सी सन में हुआ है? आपसे पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध कौन सी सन में हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? बस आपसे इस कब का मतलब पूछा रहा है, सन पूछा जा रहा है। तो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, सेकंड वर्ल्ड वार कौन सी सन में हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में स्पीड टाइपिंग करें तो बिल्कुल टाइपिंग के साथ लगाएं मेरे बच्चों, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं 1939, 1939। अगर यही आपसे प्रथम विश्व युद्ध पूछ लेता, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो मेरे बच्चों कब से स्टार्ट हुआ? 1914 से स्टार्ट हुआ, 1914 से स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? एक क्वेश्चन और लिखो आप, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में देखिए आप, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में
में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय मेरे प्यारे बच्चों कौन था? आपका आंसर क्या आएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में? और एसएससी आयोग ने एक क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर एसएससी आयोग ने जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, या यूपीएससी आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, या पीसीएस आयोग ने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, इन 60-65 जो विविध एक्सप्रेस की क्लासेस हैं, इनमें वो आयोग के सारे क्वेश्चन मैंने आपको उठाकर रख दिए आपके सामने, और बार बार यही पूछे जाते हैं, अलग नया कहीं कुछ नहीं है। क्लियर? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बहुत मेरे प्यार लगा दिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है आपका आंसर। दादा भाई नौरोजी पर मैंने आपको सारे कंटेंट बता रखे हैं। भारत का ये बूढ़ा व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति, द ग्रांड ओल्ड मैन भी इसे बोलते हैं। और संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव भी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसने दिए? दादा भाई नौरोजी ने दिए हैं, दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी एक बुक भी थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश एंड रूल इन इंडिया, तो उस जिसमें लिखा हुआ था धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। मेरे पास जो बहुत सारे कंटेंट हैं, अब सारे कंटेंट इसके मैं आपको नहीं लिखवा सकता, लेकिन आपको रिमाइंड कराया है, जो आपके पास लिखे हैं उनको रिवाइज जरूर करें मेरे प्याचो। देखिए आप, बढ़िया। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? कितना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारतीय बिस्मार्क मेरे प्याचो किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का बिस्मार्क कौन कहलाता है? बहुत मेरे प्याचो क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बोला गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें बढ़िया कंटेंट के साथ। पटेल यहाँ लिख दो आप, पटेल। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए आप मेरे बच्चों, नाना साहब कौन से पेशवा के लिए बोला गया है? आप बिल्कुल लगाओगे, बिल्कुल स्पीड के साथ लगाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, इतने सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में घूमते रहते हैं। नाना साहब मेरे प्यारे बच्चों कौन से पेशवा के लिए, कौन से पेशवा को नाना साहब कहा जाता है? किसी मेरे प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस की क्लास में भी कई बार मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया है। और जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया, दिल्ली पुलिस की साइट पर इतिहास जो पढ़ाया, वहाँ पर भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, पूरा मराठा टॉपिक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ कराया। जितना मैंने आपको करा दिया है, एक भी तो क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दिल्ली पुलिस की साइट पर जो भी मैंने सिलेबस डाल दिया है, तब मेरे प्यारे बच्चों वो सिलेबस आपके लिए बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा। एक एक कंटेंट आपको दे दिया है, और बहुत अच्छे सरल तरीका से वो कंटेंट मैंने आपको दिए हैं। जीएस की परीक्षा में 60 नंबर की दिल्ली पुलिस में जो जीएस आएगी, कोई दिशा प्लेटफॉर्म का मेरा प्यारा बच्चा जिसने दिशा की वेबसाइट को ज्वाइन किया है, उसका दिल्ली पुलिस में अगर वो सही तरीका से मेहनत कर रहा है, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, तो उसका जीएस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे उसका वो क्वेश्चन फिक्स का है, या वो करंट का है, या उसका कंप्यूटर का है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धैर्य बनाकर रखें, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं बिल्कुल साइट पर पूरा सिलेबस आपको तरीका से डाल रहा हूं, और बिल्कुल सही समय से आपका सिलेबस डलेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, टाइम बचेगा। अनटच क्वेश्चनों को मैं एक साथ लूंगा, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। परीक्षा पास कराना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल क्लास के साथ बने रहिए, और प्रैक्टिस के लिए 8:30 बजे इस विविध एक्सप्रेस की क्लास को हमेशा ज्वाइन रखिए आप। क्लियर? देखिए आप, नाना साहब कौन से पेशवा के लिए बोला गया है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बारे में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यही सब पानीपत का थर्ड युद्ध किसके समय हुआ? अगर कभी क्वेश्चन आया पानीपत का थर्ड युद्ध किसके समय हुआ? थर्ड युद्ध इसके समय हुआ 1761 में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मराठों व अफगानों के बीच। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। पानीपत का थर्ड युद्ध किस किस के बीच हुआ? मराठों व अफगानों के बीच। अफगान कौन था? अहमद शाह अब्दाली। किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, कि मुझे अब अंदर से भी ये फीलिंग्स आती है कि दिशा प्लेटफॉर्म से जितने बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं, विद एक्सप्रेस क्लास जो ज्वाइन करते हैं, या ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, उनका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, हर तरीका से उनके साथ हूँ। क्लियर? लिखिए आप मेरे बच्चों, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप,
पेशवाओं का संस्थापक कौन था? पेशवाओं का फाउंडर संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, धैर्य बनाकर रखें। बहुत बच्चे तो धैर्य खो देते हैं कि एक्सप्रेस की क्लास को देख रहे हैं और जैसे ही 9 बजते हैं क्लास को छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत बुरा लगता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बुरा लगता है। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता ही नहीं है तो फिर आप क्लास को ही ज्वाइन क्यों करते हैं? आप और वर्क कीजिए, आप फैमिली का साथ दीजिए, आप उनको भी आप धोखा दे रहे हैं। आप अगर आप क्लास को बराबर वॉच नहीं कर रहे, आप क्लास को ईमानदारी से नहीं पढ़ पा रहे आप, तब मेरे प्यारे बच्चों बेकार है धोखा देना। क्लियर? अपना फैमिली का हाथ बटाइए, उनके वर्क में जो भी उनका काम है, बिजनेस है या खेत का है, पशुपालन है, उसमें वर्क कीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको रियली में कुछ करना है, जुनून के साथ पढ़ना है और उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है, तब मेरे प्यारे बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं कुछ नहीं, कोई आपको नहीं पूछने वाला, ये बिल्कुल सत्य है। कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ है, नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बहुत मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। पहले पेशवा को बोलोगे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। मेरे प्यारे बच्चों बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ ही मराठों का क्या है? प्रथम पेशवा है। अगर क्वेश्चन है कि मराठों का प्रथम पेशवा कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? बालाजी विश्वनाथ। क्या बताओगे? बालाजी विश्वनाथ बताओगे। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, ताजमहल का डिजाइन, ताजमहल का डिजाइन वास्तुकार कौन था? डिजाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। चलिए आप क्या लगाया आपने? बहुत मेरे पैसे लगा रहे हैं। उस्ताद ईसा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उस्ताद ईसा। अब क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किसने? इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? मुमताज महल की याद में। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम है। और अर्जुमंद बानो बेगम के पिता का क्या नाम है? आसफ खां है। आसफ खां किसका भाई था? नूरजहां का भाई था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। जहांगीर की प्रिय पत्नी कौन थी? नूरजहां थी। मेरे प्यारे बच्चों नूरजहां के पिता का नाम क्या है? मिर्जा गयास बेग या एतमादुद्दौला जिस उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। और एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। मेरे प्यारे बच्चों नूरजहां ने बनवाया। एक क्वेश्चन देखिए आप, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर कराया? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर कराया है? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर कराया है? आपको इसमें टाइम मिलता है, अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं। कहाँ पर, कौन से शहर में, कौन से किले में? आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए आप। चलिए, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर किया है? आगरा में किया है। आगरा के लाल किले में। आगरा के लाल किले में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गए? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली के लाल किले में। बहुत मेरे प्यारे बच्चों दोनों पॉइंट लिख दिए हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? औरंगजेब। आपसे यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करिए। क्लियर? चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको चलना है। आप मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आगे आपको बढ़ना है। परीक्षा को आपको पास करना है। क्लियर? जो पढ़ेगा उसकी परीक्षा पास होगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी परीक्षा पास नहीं होगी। क्लियर? कितने भी आप बहाने बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको सबूत चाहिए, सबको रिजल्ट चाहिए। अगर आप किसी को रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो आप तो कितने भी बहाने बनाओगे कोई नहीं मानेगा। क्लियर? लिखिए आप, गुप्त काल के सोने के सिक्के। गुप्त काल के सोने के जो सिक्के हैं उनको क्या बोला गया है?
गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए ये है, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको क्या बोला गया? मेरे प्यार बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या बोला गया है और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या बोला गया है? मेरे प्यार से दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। देखते हैं मेरे कितने प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस की क्लास में ये क्वेश्चन पहले भी आपके सामने आ चुका है, लेकिन आप इतने बेखबर हो क्योंकि आपको ये पता नहीं कि वीडियो कितनी हो चुकी है विद एक्सप्रेस की, कौन कौन सी वीडियो आपने वॉच की है, कौन से कंटेंट के साथ आपने वो फाइल को तैयार किया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। जो वीडियो छूट गई, साथ के साथ लाइव देख लोगे 8:30 बजे से इस क्लास में बिल्कुल लाइव आ जाओगे आप तो ज़्यादा बेटर है, और बाद में पेंडिंग के लिए छोड़ोगे तो मेरे बच्चे बहुत आपको नुकसान होने वाला है। बिल्कुल उसका आप उस नुकसान का जो आपको खामियाजा भुगतना है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए आप गुप्त काल के सोने के सिक्के कौन से, उनको बोलते हैं दीनार, क्या बोलते थे? दीनार। और इनको बोलते हैं रूपक, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? रूपक बोलते हैं। आप इनको नोट करें, या इनका स्क्रीन। गुप्त काल का संस्थापक कौन है? चलो यहाँ पर एक पॉइंट और देकर मैं आपको जाता हूँ। गुप्त काल का फाउंडर कौन है मेरे प्यारे? श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। स्वर्ण गुप्त काल कौन सा काल कहता है? स्वर्ण काल कौन से युग को कहा जाता है? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कौन से काल के लिए बोला गया है? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा था आपका आंसर क्या आएगा? गुप्त काल। क्लियर मेरे बच्चों? क्या आएगा? गुप्त काल। सबसे ज़्यादा मंदिर भी कौन से काल में बने हैं? गुप्त काल में बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुप्त काल आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड है जो विक्रमादित्य है, जिसके दरबार में चीनी यात्री फायान भी आया था। समुद्रगुप्त भी है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्र प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसकी क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों। गुप्त काल मैंने आपको दिल्ली वेबसाइट पर भी पढ़ा रखा है, एक एक कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। जिस बच्चे ने साइट से उसको पढ़ लिया है उसका इतिहास का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल उसकी समझ में भी आया है, उसने याद भी कर लिया है, एक तरीका से प्रॉपर इतिहास को जोड़कर उसने कंटेंट करके पूरी एक माला बना दी है। उस मेरे प्यारे का आंसर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए आप, चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ लिखिए आप मेरे बच्चों। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध स्वायत्त, चलिए अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? राज्य का संस्थापक, ये राज्य फाउंडर कौन था? तब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन स्वायत्त से मतलब होता है अवध, मुगल साम्राज्य से, मुगल काल से अवध न्यारा हुआ। तो बताइए इसको न्यारा करने वाला कौन था? मेरे प्यारे बच्चों अवध से मतलब क्या है? लखनऊ है। क्या है? अवध से मतलब क्या है? लखनऊ है। और अवध को मुगलों से आज़ाद करने वाला, स्वायत्त स्वतंत्र करने वाला कौन था? सादत खां था मेरे प्यारे बच्चों, सादत खां। ये वो सादत खां है जिसने नादिर शाह को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। और ये एक क्वेश्चन और यहाँ मैं आपके लिए देकर जाऊँगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पूछा आपसे अवध का अंतिम नवाब मुझे बताइए। अवध का अंतिम नवाब मेरे प्यारे कौन है? जिस मेरे प्यारे ने टॉपिक को अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा हुआ है उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अवध का अंतिम नवाब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है, वाजिद अली शाह मेरे प्यारे बच्चों, वाजिद अली शाह। इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप नोट करिए। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखोगे अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा बिल्कुल बढ़िया कंटेंट के साथ। लिखिए, सॉरी, लिखिए आप प्राकृतिक रबड़ का बहुलक। कितना बढ़िया क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन। प्राकृतिक जो रबड़ है, जो नेचुरल रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर कंपाउंड, बहुलक यौगिक। वो कौन सा पॉलीमर कंपाउंड है जिससे नेचुरल रबड़ बनती है? इस बात का मतलब सिर्फ ये है, प्राकृतिक जो रबड़, जो पेड़ों से जो रबड़ बनती है वो कौन से पॉलीमर कंपाउंड से बनती है? वो नेचुरल पॉलीमर कंपाउंड कौन सा है जिससे रबड़ तैयार होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर स्पीड के साथ लगाएं। बिल्कुल बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, आइसोप्रीन लगा रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर लगाया, आइसोप्रीन।
नियोप्रीन। अगर मैं आपसे यहीं पूछ लूँ आर्टिफिशियल जो रबड़ फैक्ट्रियों में जो रबड़ बनती है, कृत्रिम रबड़ का बहुलक मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? नियोप्रीन आएगा। जब ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछ कभी आर्टिफिशियल कह के पूछता है, कभी प्राकृतिक रबड़ कह के पूछता है, तो किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। और क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़ कर ना जाएं और एक दूसरे का नाम लेकर मेरे प्यारे कमेंट्स ना करें, बिल्कुल गलत है। एक दूसरे का आप जो नाम लेते हो ये ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। बच्चे तो क्लास में ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो 2-4 ही हैं जो एक दूसरे का नाम लेते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक दूसरे का बिल्कुल भी नाम ना लें, बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करें। जो आपकी कोई समस्याएं खुद बोलें, लिखें, आप उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी दूसरे का नाम लेकर कमेंट्स ना करें, बिल्कुल गलत है। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बढ़िया कंटेंट के साथ देखिए आप, कार बैटरियों में अम्ल कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कार बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, एक सदाबहार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कार बैटरियों में जो अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा होता है? कार बैटरी में जो एसिड होता है, कार बैटरी जो होती है उसमें कौन सा एसिड डाला जाता है? कितना सदाबहार क्वेश्चन है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मेरे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें आंसर क्या आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं मेरे बच्चों, किसके गुणसूत्र बने होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में लगाइए स्पीड के साथ क्या आएगा। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए व हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन होती है, अगर कभी ऑप्शन में हिस्टोन ना लिखा है तो प्रोटीन वर्ड भी लिखाएगा। हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? जनरली जो मानव होता है, सामान्य मानव में इनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे? 46 है, 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आप अब नेक्स्ट कंटेंट में देखिए आप, मैंने कुछ रोग लिखूंगा, बिल्कुल मैंने आपको पहले दिन कितनी बार पढ़ा रखे हैं और अब भी आपको बताना है। रेबीज, इंसेफ्लाइटिस मेरे प्याचो, इंसेफ्लाइटिस, छोटी माता, चेचक, खसरा। तब मेरे प्यारे बच्चों बताइए पोलियो और बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये रोग किस से होते हैं? आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है। डेंगू भी होता है आपका, जैसे डेंगू है, हर्पीज़ है, चिकनगुनिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है। ये जो मैंने आपके सामने यहाँ डिजीज़ लिखे हैं, जो रोग लिखे हैं, ये रोग किससे होते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप पहले कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। रेबीज रोग, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, इंसेफ्लाइटिस जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं, जापानी बुखार, छोटी माता, चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगू, हर्पीस, चिकनगुनिया। तब मेरे प्यारे ये सारे रोग किससे होने वाले हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। किससे? वायरस से होने वाले रोग हैं मेरे प्यारे, वायरस से होने वाले रोग हैं सारे के सारे। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ मैंने आपको बताया है, कितनी बार एक्सप्रेस की क्लास में सब कुछ बताया है। किसी मेरे प्यारे बच्चे का कोई भी पॉइंट ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ चलिए आप टाइफाइड लिखिए आप मेरे प्यारे। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड बुखार होता है। टाइफाइड जो फीवर है वो किससे होता है? और लिखिए आप मेरे प्यारे, इसमें टाइफाइड के बाद में डिफ्थीरिया लिखोगे आप। डिफ्थीरिया किससे होता है? निमोनिया किससे होता है? निमोनिया रोग हो गया। काली खांसी हो गया, काली खांसी, हेजा मेरे प्यारे बच्चों, काली खांसी, हेजा। और भी आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। सिफिलिस, प्लेग, सिफिलिस रोग भी होता है आपका।
सिफिलिस, प्लेग, लीप्रोजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कितनी बार ये पॉइंट आपको लिखवाए हैं, बिल्कुल एक सूत्र के साथ लिखवाए हैं, पूरा कंटेंट के साथ लिखवाए हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे ही रोग किससे होते हैं? आपको बिल्कुल इन सबका आंसर बताना है, एक साथ इनका आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए ये रोग किससे होते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ये रोग किससे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। किससे? ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी अब से पहले मैंने आपको वायरस के लिखवाए, ये बैक्टीरिया के लिखवा दिए हैं। एक एक कंटेंट पिछली बार कितनी बार एक्सप्रेस की क्लास में लिखवा चुका हूं मैं आपको, दोबारा से आपको रिपीट करा दिया है। आगे बढ़िए अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के साथ, बढ़िया कंटेंट आपके सामने आएगा। लिखिए आप, गामा किरणों की खोज किसने की है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों लिखिए आप, गामा किरणों की खोज करने वाला कौन था? गामा किरणों की खोज किसने की है? तो मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो आप, गामा किरणों की खोज किसने की है? गामा किरणों की खोज करने वाला कौन था? बिल्कुल लिखिए आप, बेकुरल वे मैडम क्यूरी, बेकुरल वे मैडम क्यूरी लिख दो आप। ये क्यूरी वर्ड लिखोगे तब भी आप पकड़ जाओगे वर्ड को। तो गामा किरणों की खोज किसने की है? हेनरी बेकुरल वे क्यूरी ने की है। और एक और मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरेज की खोज किसने की है? एक्सरेज की खोज किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? रॉन्टजन, यानी रॉन्टजन भी बोलते हैं इसको, रॉन्टजन भी बोलते हैं, रॉन्टजन ने एक्सरेज की खोज की है। और मेरे प्यारे बच्चों, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों की खोज करने वाला कौन था? पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अल्ट्रावायलेट रेस की खोज किसने की है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं। तो लिखिए आप मेरे बच्चों, रीटर के द्वारा हुई है, रीटर द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक एक कंटेंट को पढ़ना है, अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इतने नादान रहते हैं, क्लास में जैसे ही 9 बजते 9:10 होते हैं तुरंत भाग जाते हैं क्लास को छोड़कर। उनका कुछ भी नहीं होना अगर क्लास को छोड़कर ऐसे भाग रहे हो आप। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, अच्छे से क्लास को वॉच करें, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स ना करें, कमेंट्स दूसरे का नाम भी ना ले। और आपको लिखना है तो अपने बारे में सब कुछ लिखें, बताएं आपकी क्या समस्या है। नाम लेकर जो आप कॉमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है। बिल्कुल कंट्रोल रखें अपना आप पर, क्लास को अच्छे से वॉच करें, बढ़िया तरीक़ा से वॉच करें। हम आपके बिल्कुल साथ हैं, दिशा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बहुत अच्छा लगता है आप क्लास करते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जहाँ 2-4 बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं, नाम लेकर बात करते हैं, वो बिल्कुल गलत लगता है, बिल्कुल गलत लगता है। क्लियर? देखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, दृश्य विकिरण की खोज किसने की है? दृश्य विकिरण, दृश्य रेडिएशन बोल दो या विजुअल रेडिएशन, दृश्य विकिरण की खोज करने वाला कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ लगाइए आप। दृश्य रेडिएशन की खोज किसने की है? अवरक्त विकिरण की खोज किसने की है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अवरक्त विकिरण रेडिएशन, अवरक्त विकिरण रेडिएशन की खोज करने वाला कौन था? दोनों के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। दृश्य विकिरण की खोज करने वाला कौन था मेरे प्यारे बच्चों? लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन। इसमें आपका आंसर आएगा न्यूटन और इसमें आएगा हर्शेल। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? हर्शेल या मैं हर्शेल। मेरे प्यारे बच्चों नोट करें आप अच्छे कंटेंट के साथ। लघु रेडियो तरंगों की खोज करने वाला कौन था? लघु रेडियो तरंगों की खोज करने वाला कौन था? बढ़िया क्वेश्चन आपके साथ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप। की खोज किसने की है? और माइक्रोवेव की खोज किसने की है? माइक्रोवेव की खोज किसने की है? और मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? माइक्रोवेव बोल दे या तो माइक्रो तरंगे भी आप इनको बोल सकते हो आप, माइक्रो तरंगे या रेडियो तरंगों की खोज करने वाला कौन था? रेडियो तरंगों की खोज करने वाला कौन था? रेडियो दीर्घ भी लगा सकते हो आप, इसमें दीर्घ वर्ड भी लगा सकते हो आप, बिना बेतार
दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों के आंसर आपको लगाने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाए। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हो आप, जब बहुत बुरा लगता है कि जब आप दूसरे का नाम लेकर बात करते हैं आप, बहुत बुरा लगता है। क्लियर? देखिए, लघु रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव या माइक्रो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे मेरे प्यारे बच्चों किसी का नाम लेकर बात नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल कमेंट्स के साथ बढ़िया आप आंसर लगाइए, आप बहुत अच्छा लगता है। बहुत बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर ही लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान देते हैं। कोई और समस्या है तो अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए आप लघु रेडियो तरंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसके खोजकर्ता कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज मेरे प्यारे बच्चों, हेनरिक हर्ट्ज आएगा। और माइक्रोवेव का मतलब भी यही होता है, या करके लिख दीजिए आप, इसका मतलब भी यही है, इसका खोजकर्ता भी हेनरिक हर्ट्ज है। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की है मेरे प्यारे बच्चों, मार्कोनी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो की खोज किसने की है, रेडियो के खोजकर्ता कौन है, तब भी मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? मार्कोनी। रेडियो की खोज किसने की है, तब भी आप मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? मार्कोनी। एक अच्छे कंटेंट के साथ आप बोलते हो साइंस अच्छी नहीं है हमारी, साइंस भी आपकी इस एक्सप्रेस की क्लास के साथ ही ना अच्छी साइंस हो जाए तब, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर कंटेंट टॉपिक की तरफ तो जाना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस की बात आती है तो एक्सप्रेस की जो क्लास आपके सामने आती है, ये आलतू फालतू की बातें मैं नहीं करता हूँ आपके सामने, ना ही मैं ऐसे कोई कंटेंट आपके सामने लेकर आता हूँ कि बिल्कुल आपके समझ में ना आ रहा हूँ। और कोई भी पॉइंट कभी भी मैं साइंस के अंदर, साइंस को मैं इस तरीका से आपके सामने पेश करता हूँ जिससे कि आपको लगे कि साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट यही है साइंस। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश की चाल। लिखिए आप, प्रकाश की चाल। तब मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल आपको पता है निर्वात में कितनी है? बिल्कुल आप बता देते हो आप। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों के याद है, और वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रकाश की चाल वैक्यूम में कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं जल में आपसे प्रकाश की चाल पूछ लूँ, जल में प्रकाश की चाल कितनी है? अब आप बताइए, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। और नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? नाइलॉन में कितनी होती है? तारपीन के तेल में कितनी होती है? तारपीन के तेल में कितनी होती है? तारपीन के तेल में कितनी होती है? एग्जाम के टाइम में ये बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं होगा। साथ के साथ एक्सप्रेस की क्लास को वॉच कर रहे हैं आप, बराबर वॉच कर रहे हैं आप, ये डेली की वीडियो, डेली कंटेंट को तैयार कर रहे हैं आप, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई परीक्षा ही फेल नहीं होगी आपकी। आपको एक परीक्षा को पास करने का एक ट्रेंड भी होता है, एक ट्रैक भी होता है, एक सही डायरेक्शन भी होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दिशा प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता हूं, लेकिन आपका जो माइंड डाइवर्ट होता है, बिल्कुल धैर्य आप खो देते हो आप। तो जैसे मैं आपको सही ट्रैक पर लेकर आता हूं और कुछ समय बाद ही आप उस ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हो आप, जहां आपका बिल्कुल बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी आप नहीं कर पाते आप। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है मेरे प्यारे बच्चों। और जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और कांच में प्रकाश की चाल मेरे प्यारे, बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में कांच की चाल लिख भी रहे हैं, 2.02 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और नाइलॉन में प्रकाश की चाल मेरे बच्चों कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और तारपीन के तेल में कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये नोट करें आराम से। चलिए ठीक है, लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। काकरोच का जो लार्वा है उसको क्या कहते हैं? काकरोच के लार्वा को क्या बोला गया है? काकरोच के लार्वा, इसके लार्वा को, काकरोच के लार्वा को क्या नाम दिया गया है? मैगट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मैगट बोलते हैं।
और काकरोच का जो हृदय है, काकरोच के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, हृदय में जो चैम्बर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितने होते हैं, कई बार मैंने आपको लिखवा दिया है और आप स्पीड के साथ इसके चैम्बर में जो कक्ष होते हैं, इसके हृदय में जो कक्ष जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 13 होते हैं। कितने होते हैं? मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और काकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन आपके लिए, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? लिखिए आप, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी मेरे प्यारे बच्चों बताइए कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? लिखिए अवावील है, अवावील। मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अवावील। अवावील इसको ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्विफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस अवावील को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्विफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विफ्ट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। सबसे छोटा भारतीय चिड़िया कौन, सबसे छोटी भारतीय चिड़िया कौन सी है? कभी आपसे पूछी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? सबसे छोटी भारतीय चिड़िया कौन सी है? सबसे छोटी भारतीय चिड़िया कौन सी है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत भी लगा रहे हैं। सबसे छोटी भारतीय चिड़िया, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, एक क्वेश्चन और लिखोगे आप, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन का कंपेयर करोगे आप, अगर सबसे छोटा पक्षी पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? सबसे छोटी भारतीय चिड़िया आपसे कह के पूछा जाए तो मेरे पैसे क्या आएगा? सनबर्ड आएगा। क्या आएगा? आप इसमें सनबर्ड लगाओगे और इसमें लगाओगे हमिंग बर्ड। क्या लगाओगे? हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड को ही मेरे पैसे क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड को ही क्या बोलते हैं? गुंजन चिड़िया। गुंजन चिड़िया भी इसी का नाम है। हमिंग बर्ड बोल दो या गुंजन चिड़िया बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, गुंजन चिड़िया, हमिंग बर्ड या गुंजन चिड़िया। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा होता है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी, चलो यहीं पर लिखिए आप, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? डॉल्फिन है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? डॉल्फिन। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है? डॉल्फिन होता है। और सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? बता दोगे? कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। सबसे बड़ा जंतु यहाँ आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? नील हवेल आएगा, नील हवेल। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, बिल्कुल बहुत बेसिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको मैंने विविध एक्सप्रेस की क्लास जो बताई है, इस क्लास में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर आया हूँ। और आप बिल्कुल आप एक गलती करते हैं, आप 9 बजे के बाद क्लास को छोड़कर भाग जाते हो, आप क्लास को लास्ट तक वॉच नहीं करते आप। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक्सप्रेस की क्लास का 65-66 क्लास हो चुकी हैं, आप उनको अच्छे से वॉच अगर आपने कर लिया है, अच्छे से कंटेंट बना लिया है, तो आप किसी परीक्षा में फेल नहीं होगे। मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ। एक बात फिर दोबारा से दोहराता हूँ, जब ये क्लास चलती रहती है तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे सिर्फ एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक दूसरे का नाम लेकर कमेंट्स ना करें। अगर एक दूसरे का नाम लेकर कमेंट्स करते हो आप तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, आप जो क्लास करते हैं ज़्यादा बच्चे नहीं है, 4-5 ही बच्चे हैं, बिल्कुल अपने पे कंट्रोल रखिए, क्वेश्चन का आंसर लगाएं। बहुत अच्छा लगता है आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हो, लेकिन आप जो नाम लेकर जो कमेंट्स करते हो आप, ये बहुत बुरा लगता है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म दिशा प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई और प्लेटफॉर्म है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आज आपको विद एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।